तो आपकी आवाज के दूसरे कड़ी में आपका स्वागत है और इसमें हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के एक आईएएस अफसर पर जिन्हें कभी नक्सलियों ने किडनैप कर लिया था। सरकार की कोशिशों के बाद उन्हें आजादी मिली, लेकिन अब वही आईएएस अफसर अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए कभी नक्सलियों की बोली बोलते हैं तो कभी देशद्रोही भाषण देने वालों का समर्थन करते हैं। हालांकि सरकार ने उनसे अब जवाब तलब किया है, लेकिन विपक्ष चाहता है कि सीधे कार्रवाई हो और शायद ये मांग करना जायज भी है। दो 2012 में सुकमा कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन की किडनैपिंग वाले केस से तो सभी वाकिफ होंगे कि किस तरह से नक्सलियों के चंगुल में फंसे मेनन को निकलवाने के लिए नक्सलियों से सरकार ने मध्यस्थों के जरिए बात की थी। इन्हीं मध्यस्थों के जरिए मेनन को रिहाई भी मिली, लेकिन चंद रोज नक्सलियों के साथ गुजारने वाले मेनन के तेवर ही बदल गए। जनाब आईएएस अफसर शायद ये भूल गए कि वो एक प्रशासनिक ओहदे पर है। सोशल मीडिया पर देशद्रोहियों का समर्थन तो कभी नक्सलियों को सलामी और कभी कभी तो न्यायिक व्यवस्था पर ही सवाल खड़े करने लगे। लेकिन अब सरकार ने भेजा मेनन को नोटिस, आईएएस अफसर से मांगा जवाब। पद की गरिमा का क्यों नहीं ख्याल और विपक्ष ने कार्रवाई की मांग। कलेक्टर आ गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के आईएएस एलेक्स पॉल मेनन के लगातार चल रहे विवादों पर सरकार गंभीर हुई है और उनसे सोशल मीडिया पर डाली गई पोस्ट्स पर जवाब मांगा गया है। क्योंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी है, इसलिए प्रदेश के मुख्य सचिव ने उन्हें नोटिस भेजकर जवाब तलब करने को कहा है। इस मसले पर गंभीरता दिखाने का सबब ये है कि पिछले दिनों एलेक्स पॉल मेनन ने रामानुजगंज के एसडीएम जगदीश सोनकर के मरीजों के बेड पर जूते रखने का समर्थन किया था। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वाले कन्हैया कुमार का भी समर्थन किया। अपनी फेसबुक पोस्ट में एलेक्स पॉल मेनन ने लाल सलाम तक लिख दिया। फेसबुक पर एक पोस्ट में उन्होंने देश की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। देश में 94% फांसी की सजा मुस्लिम और दलितों को मिलने का आंकड़ा पेश कर दिया, और वो भी तब जब उन्हें 2012 में नक्सलियों ने किडनैप किया था। उन्हें छोड़ने के एवज में नक्सलियों ने सरकार के सामने कई मांगे भी रखी थी, लेकिन देशद्रोही गतिविधियों में शामिल लोगों पर उनकी मेहरबानी का मतलब समझ से परे है। खास बात तो ये भी है कि उनकी किडनैपिंग के बाद सुर्खियों में आए मेनन पर लगातार आरोप भी लगने लगे। विधायक बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया कि मेनन ने नक्सलियों को डिनर पार्टी दी। उस वक्त राज्यपाल बलराम दास टंडन ने गृह मंत्रालय को जांच के निर्देश दिए। बलरामपुर कलेक्टर रहते आत्मा योजना में पत्नी को तैनात करने के भी आरोप लगे। यानी इतने विवादों में घिरने के बाद भी कलेक्टर साहब फेसबुक पर अपने पद की गरिमा को खोने वाले पोस्ट डालते रहे। खैर, अब सरकार ने जवाब मांगा है, उनकी गलती पर स्पष्टीकरण भी मांगा है। जरूर वो एक प्रक्रिया होता है और सरकारी जो हम लोग जो जवाबदार पद में बैठे हैं उनसे इस प्रकार के नोटिस देकर उनसे सफाई मांगी जाती है, जानकारी मांगी जाती है। लेकिन अब सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। उनसे फेसबुक पर इस तरह के पोस्ट डालने पर जवाब मांगा गया है, लेकिन विपक्ष इस नोटिस को नाकाफी बता रहा है, क्योंकि सिर्फ नोटिस नहीं, उन्हें कार्रवाई का इंतजार है ताकि दूसरों का मनोबल न बढ़े। विशेष करके देश के सबसे जिम्मेदार और सबसे उच्च स्तर के प्रशासनिक तंत्र, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी अगर कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे सवाल जवाब होने चाहिए। जिस व्यवस्था को वो तोड़ेंगे उसका व्यापक असर पूरे तंत्र पे निचले स्तर तक पड़ता है। नोटिस का कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, इमीडिएट कार्रवाई करनी चाहिए थी। 6 महीने की ढील देने से लिपापोती का समूचा अवसर अधिकारियों को मिलता है। इसीलिए हम लोग आरोप लगाते हैं कि सरकार नाम की चीज प्रदेश में दिखाई नहीं दे रही। ये वही तस्वीर है जब एलेक्स पॉल मेनन को नक्सलियों के चंगुल से छुड़ाने के लिए छत्तीसगढ़ की पूरी सियासत एक हो गई थी, लेकिन वही एलेक्स पॉल मेनन अब नक्सलियों को सलाम करते हैं तो देशद्रोही भाषण का समर्थन करते हैं। आखिर मन में इस परिवर्तन का मतलब क्या है? रायपुर से देवेश तिवारी के साथ सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया।
तो ये तस्वीर निकलकर जब सामने आती है तो सवाल कई खड़े हो जाते हैं और इन सवालों के जवाब के लिए चर्चा बेहद अहम हो जाती है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं रायपुर से, केदार गुप्ता नेता बीजेपी और डॉक्टर सुशील त्रिवेदी रिटायर्ड आईएएस। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुशील, आपके पास आना चाहेंगे। एक घटना याद आती 1973 की, स्वीडन के स्टॉकहोम में एक बैंक में डकैती हुई। 6 दिन तक कर्मचारियों को बंधक बनाया गया था वहां पर, लेकिन जब 6 दिन के बाद वो कर्मचारी छूटे तो उनको सिंपैथी हो गई उन डकैतों से। उसको स्टॉकहोम सिंड्रोम का नाम दिया गया। एलेक्स पॉल मेनन भी नक्सलियों के कैद में रह छूटे। लाल सलाम लिखते हैं, तो क्या एलेक्स पॉल मेनन को स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया है क्या? नहीं, इसको एक दूसरे ढंग से देखना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि एक नक्सलवाद को लेकर जो भिन्न भिन्न धारणाएं हैं कि हमारे युवाओं के बीच उसको लेकर एक रोमांटिक किस्म की भावना आती है, और हमारे बहुत सारे ऐसे युवा जिसमें ऐसे अधिकारी भी शामिल हो जाते हैं जो उनकी बातों से भ्रमित हो जाते हैं, जबकि नक्सलवाद इस देश में संसदीय लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए एक युवा के भ्रमित होने में और एक आईएएस अफसर के भ्रमित होने में अंतर है। अगर आईएएस भ्रमित हो जाएगा फिर देश का तो क्या होगा? नहीं, मैं आपसे असहमत नहीं हो रहा हूं। मैं अपनी बात कह रहा हूं कि इसके कारण को भी देखना चाहिए कि ये ऐसी स्थिति हमको निपटानी चाहिए। और जब छत्तीसगढ़ में, मैं आपकी बात, जब छत्तीसगढ़ में हम स्वयं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सुरक्षा के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा, और उसमें नक्सलवाद के विरुद्ध बड़ी जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है, सुरक्षात्मक दृष्टि से और विकास की दृष्टि से। ऐसे समय में अगर ऐसी बात आती है, अगर नक्सलवाद के प्रति कोई समर्थन करता है तो यह सच में सरकार के लिए बड़ी तो बात है ही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि यह हमारी सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की है कि जहां पर एक पूरे के पूरे ऐसे लोग जो भारत के संविधान के अधिकारों का उपयोग करते हुए, भारत के संविधान ये अधिकार देता है कि आप अपनी बात बोलें, और इस अधिकार का दुरुपयोग करते हुए और भारत नक्सलवादियों का समर्थन करते हैं, जबकि यही नक्सलवादी भारत के संविधान को नहीं मानते, भारत के संविधान को खत्म करके बंदूक की गोली के आधार पर इस देश के लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए एलेक्स पॉल मेनन की बाबत आपको जो कहना है, मैं इसको दो आधार दे कि पहले हमारे कुछ युवा बहुत पढ़े लिखे लोग किस तरीके से भ्रमित होते हैं और किस तरीके से राजनीति में पूरी तौर पे समझ को न करते हुए एक तरफ मुड़ जाते हैं। ये बात अलग है कि धीरे धीरे पूरे देश के युवा उस तरीके से प्रभावित नहीं हो रहे, लेकिन कहीं कहीं है, और इसलिए एलेक्स पॉल मेनन का ये जो कृत्य है, ये पूरी तौर पर 3 आधार पे, एक देश के प्रबुद्ध युवा के रूप में, देश के एक आईएएस अधिकारी के रूप में, तीसरा एक बड़े महत्वपूर्ण पद पर कार्य करते हुए, और आईएएस की अखिल भारतीय सेवाओं की जो कोड ऑफ कंडक्ट है इसके पूरी तौर पे विरुद्ध है। उनका एक भी विरुद्ध है, लेकिन उनको कोई फर्क पड़ता नहीं। केदार गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हैं। सर, एलेक्स पॉल मेनन कभी लाल सलाम लिख देते हैं, कभी वो देश की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देते हैं, कभी उनका भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। तमाम जो आरोप ये लगते हैं कि छत्तीसगढ़ में अधिकारी बेलगाम हो गए। क्या मान लिया जाए क्या? क्योंकि फर्क उनको पड़ता नहीं। अब जाकर नोटिस दिया जा रहा है, कार्रवाई यहां पर तो होनी चाहिए। निश्चित रूप से मैं आज ये बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सिद्धांतों पर चलती है, और हमारा सिद्धांत है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था कि ये सरकार 0 टॉलरेंस पे चलेगी और हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो मैं देखता हूं कि आज ये प्रशासनिक क्षेत्र में भी एक आईएएस ऑफिसर को सरकार नोटिस भेजती है, ये निश्चित रूप से बहुत सख्त कदम है। और आईएएस अधिकारी अगर अपनी निजी सोचों को समाज में फेसबुक या ट्विटर से भेजते हैं तो ये बात अनुचित है, क्योंकि जैसे हमारे परम आदरणीय पूजनीय श्री सुशील भैया ने बताया कि एक आदर्श आचार संहिता होती है अधिकारियों की, और उसका पालन उन्हें करना चाहिए। जब वो कानून व्यवस्था बनाने के लिए और समाज को संगठित करने और न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं, और अगर वो उन अन्यायियों की बात करेंगे, उनका समर्थन करेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार अपना प्रशासनिक जांच के लिए आदेश सरकार ने दिए हैं, और ये जांच की पुष्टि होने पे जो कार्रवाई है वो बहुत सख्त होगी। सर, लेकिन सरकार को जगने में इतना देर क्यों लग जाती है? 2-3 महीने बीतने के बाद नोटिस जारी किया जाता है। लाल सलाम, जिस वक्त पूरे देश में चर्चा चल रही थी, एलेक्स पॉल मेनन कन्हैया कुमार के पक्ष में आके लाल सलाम लिखते हैं, इतने दिन बाद क्यों जगती है सरकार? कानून और संविधान की एक मर्यादा है,
और इंस्टेंट ये चीज नहीं चल सकती कि आज कोई घटना घटी है और उसमें लोगों ने कुछ कहा और उस पर कार्रवाई हो जाए। जब तक उसकी एक एलेक्स पॉल मेनन लोग नहीं है, वो आईएएस अधिकारी है, धरातल में बैठते हैं। जब तक वो चीजें धरातल में नहीं आती है और उस पर सीधा कार्रवाई करना एक अलग प्रकार का शासन होता है जो हम लोगों ने पहले भोगा है। ये लोकतंत्र है और हर व्यक्ति पर जब इल्जाम और आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं जब वो बहुत सिद्ध और पुष्ट होते हैं तभी उन पर ये जांच के आदेश आने चाहिए। और सरकार ने यथा समय कार्रवाई की है और जो कार्रवाई की है हम सब उस कार्रवाई का समर्थन करते हैं। और जो हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे हैं कि सीधा सजा होनी चाहिए, शायद वो कानून और संविधान को मानते नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को जानते नहीं है। सत्यनारायण भैया कह रहे थे कि सीधा कार्रवाई होना चाहिए, संभव है। जब जांच होगी, आदेश हुए हैं, आईएएस अफसर है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार इसके बारे में सख्त है। ठीक है, सरकार को सख्त होना भी चाहिए और इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक से पहले इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से आ रही है, जहां पर नजमा हेपतुल्ला ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, नजमा हेपतुल्ला ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। राष्ट्रपति ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। मुख्तार अब्बास नकवी अब अल्पसंख्यक मंत्रालय संभालेंगे। आपको बता दें कि चर्चाओं का दौर उस वक्त ही शुरू हो गया था जब शिवराज कैबिनेट के विस्तार के दौरान 75 साल से ज्यादा उम्र के मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद ये सवाल बार बार उठ भी रहा था कि जो लोग मोदी कैबिनेट में 75 के ऊपर के हैं, आखिर वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि नजमा हेपतुल्ला ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति ने इस्तीफे को मंजूर कर लिया। मुख्तार अब्बास नकवी अब अल्पसंख्यक मंत्रालय संभालेंगे। तो इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर नजमा हेपतुल्ला ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। मुख्तार अब्बास नकवी को अब अल्पसंख्यक मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाएगी। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। अरे कहाँ भेज दिया यार रिसर्च के लिए यार? उन लड़कियों को देख बैंगलोर और हमें यहाँ। अरे भाई साहब, ये फेस वॉश कौन सा यूज करते हैं आप? टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हैं आप? तुम क्या करेंगे? चल चल क्या यार, साबुन टूथपेस्ट तो पहुंचा नहीं यहाँ, हमें भेज दिया। चल यार, दिल्ली चलते वापस। आज नहीं, कल चले जाना। क्यों भाई, कल तक साबुन टूथपेस्ट पहुंच जाएगा क्या यहाँ पे? आप लोगों के जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। मतलब लखीमपुर के पास एक ट्रेन पटरी से उतर गई है, इसीलिए आज रास्ता बंद है। यहाँ साबुन नहीं, इंसान तो है। कहीं ऐसी जगह ना फंस जाना जहाँ इंसान ही ना हो। फिर ये आपको कैसे मालूम? यहाँ कुछ पहुँचे ना पहुँचे, पर खबर पक्की पहुँचती है। यार ये तो सोचा ही नहीं यार। जहाँ तक आपकी सोच नहीं गई, वहाँ तक जी न्यूज पहुँच चुका है। प्रायोजक हैं ड्यूपॉन्ट कोराजेन, जिंदगी बदल दे। विगत 18 वर्षों से संचालित श्रेष्ठम कृषि महाविद्यालय श्री मेघ सिंह कृषि महाविद्यालय आवेदगढ़ आगरा। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 9897237202। पान विलास पान मसाला, विनर ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड अवार्ड। शौक बड़ी चीज है। झूम झूम कौआ भी ढोलक बजाए, अरे बाबा बा, अरे बाबा बा, अरे बाबा बा, अरे बाबा बा, अरे बाबा बा। देश का सबसे ज्यादा बिकने वाला टू व्हीलर एक्टिवा। अरे बाबा बाबा। दुश्मन अगर एक नहीं दो दो हों, तो आपका जवाबी हमला भी दुगना शक्तिशाली होना चाहिए। इसलिए सोयाबीन की खेती में लगे सकरी या फिर चौड़ी पत्ती के खरपतवार, बचे न कोई करो ऐसा वार। फसलों को और तंदुरुस्त बनाने के लिए आपको चाहिए। ठहरिए, हम बताते हैं। आपको चाहिए 2 कदम, मतलब इस्तेमाल करें टर्गा सुपर और क्यूरीन बुआई के 20 दिनों में। ये रखें आपकी फसल को तंदुरुस्त। ध्यान रहे, 2 कदम 20 दिनों में। धानुका खेती की नई तकनीक हर किसान की खुशहाली के लिए। टैंक्स आ गए सर। टैंक्स? भागो। देख के बताना। खूबसूरत है।
शानदार डिजाइन और शुद्ध फूड ग्रेड प्लास्टिक मटेरियल से बने शीतल वाटर टैंक्स रखें पानी को सुरक्षित। हैंड्स अप। सबकी सुन ली? अब अपने दिल से पूछो कि इसे क्या चाहिए। सुनो तो अपने दिल की लक्स कोजी, फैब्रिक, कलर, स्टाइल। सुनो तो अपने दिल की। एक बात बताओ बेटा, मैंने सुना है मंडी में तुम्हें सोयाबीन सम्राट कहते हैं, राज क्या है इसका? बायर का सोलोमन। सोलोमन? हाँ काका, बायर का सोलोमन एक नए जमाने का कीटनाशक है जो पहले स्प्रे में ही कीट नियंत्रण करके सोयाबीन की फसल को खुशहाल बनाता है। भाई वाह, यानी सोलोमन ही है खुशहाली का पहला कदम। बायर का सोलोमन, पहला कदम खुशहाली की ओर। कैंट लाए हैं स्मार्ट आरओ प्योरीफायर जो पानी को बनाए 100% प्योर और दे डिस्प्ले प्योरिटी का। प्योरिटी की गारंटी सिर्फ कैंट से। पेश है पतंजलि आटा नूडल्स। इसमें है असली आटा फाइबर और वेजिटेबल्स के गुण। झटपट बनाओ, बेफिक्र खाओ। अब पतंजलि आटा नूडल्स चटपटा और क्लासिक सिर्फ 10 रुपए में। सोया, उड़द, तुअर, मूंगफली के खेतों में खरपतवार के निवारण के लिए अदामा की एक नई दवा शकेड, दोधारी तलवार, सकड़ी जाति और चौड़े पत्तों वाली खरपतवार को एक ही बार में नष्ट कर देता है। अदामा का शकेड, दोधारी तलवार। कौन कहता है क्लासरूम सिर्फ सीखने और सिखाने की जगह है? ये तो जश्न है सवालों का, कल्पनाओं का। जश्न है साथ होने का। The only private university of Central India ranked amongst the best by Government of India. ITM University Gwalior, celebrating dreams. तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और लगातार हम यही चर्चा कर रहे हैं कि आखिर जब देशद्रोहियों की हिमायत एक आईएएस अफसर करने लगे तो स्थितियां कितनी गंभीर हो जाती हैं और कार्रवाई उसमें कितनी जल्दी होनी चाहिए। हमारे साथ 3 खास मेहमान बने हुए हैं। रायपुर से केदार गुप्ता, नेता बीजेपी, डॉक्टर सुशील त्रिवेदी, रिटायर्ड आईएएस, और इस चर्चा हमारे साथ अरिजीत भगत, विधायक कांग्रेस भी जुड़ रहे हैं। अरिजीत जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से एलेक्स पॉल मेनन का मसला सामने आया है, कांग्रेस इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। इनको संहिता का उल्लंघन करना आम बात, इनका आदत में बेशुमार है। चाहे वो एलेक्स पॉल मेमन का मामला हो, चाहे कोई और अधिकारियों का मामला नहीं, कई लंबी लिस्ट है जिसमें अधिकारी संहिता का बात करते समय ध्यान नहीं रखते हैं। आउट ऑफ ट्रैक जाकर के इनके सिविल सर्विस कोड के अगेंस्ट इन लोगों का आचरण करना आदत में आ गया है। जिस प्रकार से इन्होंने जेएनयू के मामले में अपना ओपिनियन दिया, जिस प्रकार से इन्होंने यहाँ के न्याय व्यवस्था के बारे में अपना ओपिनियन दिया, इसकी इजाजत नहीं है। ठीक है सर, ये आरोप कांग्रेस का पुराना हालांकि रहा है कि नौकरशाही बेलगाम हो रही है छत्तीसगढ़ में, लेकिन इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? क्यों अधिकारी अपना जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका बार बार वो उल्लंघन करते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सभी लोग कहीं न कहीं उलझे हुए हैं, इसलिए अधिकारी उनसे डरते रहे हैं। जबकि अधिकारियों को खौफ रहना चाहिए कि सरकार में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहां तक उनका दायरा है, उनको मालूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उनके मन में डर नाम का कोई चीज रह नहीं गया है, इसलिए ये लोग बार बार उल्लंघन करते हैं। ठीक है, डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, जिस तरीके की परिस्थितियां सामने आ रही हैं, एलेक्स पॉल मेनन के अलावा भी कई अधिकारी आए जिन्होंने अपनी पर्सनल चीजों को सोशल साइट्स पर आकर जाहिर किया, अपने अपने पक्ष रखे। इन हालात से बचने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? क्योंकि जब एक आईएएस अधिकारी इस तरीके की बातें करता है, हरकतें करता है, तो उसका एक बड़े स्तर पर नकारात्मक असर होता है। आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं आपसे सहमत हूं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया फैल रहा है। एक बात तो जरा सा थोड़ा हट के बात कर लूं कि इस वक्त सोशल मीडिया को लेकर पूरे पढ़े लिखे समाज में बड़ी चिंता आ रही है कि सोशल मीडिया का दुरुपयोग नक्सलवादी, आतंकवादी से लेकर सामान्य लोग भी कर रहे हैं, और इसका दुरुपयोग कहीं ज्यादा हो रहा है हर स्तर पे, इमोशनल लेवल पर, निजी स्तर पे, अन्य स्तर पर। लेकिन जब अगर
पढ़े लिखे अत्यंत समझदार देश के चुनिंदा IAS अधिकारी अगर इसका इस तरीके से उपयोग करें जो कि समाज के लिए सही नहीं है, तो ये बड़ी चिंतनीय बात है। और एक बात बताएं कि क्या है असल में कि वो जो कोड ऑफ कंडक्ट जिसकी बात अभी भगत जी ने की, उसमें मीडिया शब्द का तो इस्तेमाल है, पर अब जो सोशल मीडिया जिस तरीके से आ गया है, जो कहीं ज्यादा घातक सिद्ध हो रहा है, वो जितना ज्यादा प्रभावशाली है, जितना ज्यादा उपयोगी है, उतना ही घातक हो रहा है। चाहे वो आतंकवाद का मामला हो, चाहे नक्सलवाद का मामला हो, चाहे समाज में सामाजिक आर्थिक विकृतियों वाला मामला हो, ये एक विकृति आ रही। इस विकृति के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर सोचना पड़ेगा कि इन अधिकारियों को जो अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, लेकिन वो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति किसी दायरे में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे सामाजिक नियम टूटे, हमारे जिस तो राजनीतिक जो हमारी मर्यादा है उनका उल्लंघन हो, और उससे बड़ी बात हमारे संविधान का उल्लंघन हो। इस तरीके की बातें कहकर कि जब न्याय व्यवस्था पे आप अटैक करते हैं, जब आप नक्सलियों का समर्थन करते हैं, तो ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर आरोप पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना मत रखने का अधिकार है, पर सरकारी नौकरी में IAS रहते हुए आप इस तरीके से सार्वजनिक रूप से अपने मत व्यक्त नहीं कर सकते। ये बात अलग है कि एलेक्स पॉल मेनन को माना जाता है कि वो एक अच्छे अधिकारी, सक्षम अधिकारी, अपना काम ठीक से करते हैं, पर इसका यह अधिकार उनको नहीं मिल जाता कि उनकी मर्जी में जो बात आएगी उस मर्जी को वो सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त करेंगे। उन्हें अपना मत रखने का अधिकार है, पर IAS अपना वो मत रख सकते हैं, लेकिन देश के खिलाफ नहीं जा सकते। डॉक्टर सुशील, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, एक लंबा अनुभव है आपको प्रशासन सेवा का, किस तरीके की कार्रवाई एलेक्स पॉल मेनन पर हो कि एक संदेश जाए कम से कम कि आगे एलेक्स पॉल मेनन या अन्य अधिकारी ऐसी हरकतें करने से बचें? देखिए, आपका सवाल बहुत सही है। मैं खुद भी GAD के सेक्रेटरी रहा हूं। इससे एक प्रक्रिया निर्धारित है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अगर आपको कार्रवाई करनी है, बड़े बड़े दोष से पहले उसको नोटिस दिया जाता है, नोटिस देकर उसका जवाब ले लिया जाता है, और जवाब लेने के बाद तत्काल कार्रवाई की जाती है। और इस कार्रवाई की पुष्टि राज्य सरकार करती है, लेकिन उसकी पुष्टि भारत शासन के द्वारा होती है। इसमें जितनी जल्दी कार्रवाई की जाए, जिसकी अपेक्षा भाजपा के नेता भी कर रहे हैं और कांग्रेस के भी नेता कर रहे हैं, और इससे एक संदेश जाएगा। ये बात सही है कि इस मामले में देर हुई, देर क्यों हुई मैं नहीं कह सकता, किंतु हाँ, जितनी जल्दी कार्रवाई होगी तो बाकी अधिकारियों को भी एक संदेश जाएगा कि आप इस पद पर बैठे हुए संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, हमारी भावनात्मक जो बातें उनका भी। बिल्कुल, मतलब कुल मिलाकर देर हुई। केदार गुप्ता जी, आप सुन रहे हैं, डॉक्टर सुशील GAD के सेक्रेटरी रहे, उनका कहना है इस मामले में देर हुई है। ये तो आप ही लोग बता सकते हैं। जब देशभक्ति की बातें होती हैं तो आपके नेता तो यहां तक कह देते हैं कि पाकिस्तान भेज दो जो भारत की जयकार नहीं करेगा, वंदे मातरम नहीं कहेगा। फिर आप लोग से क्यों देर हो गई यहां पर? ये तो मानी ना सर कि कहीं गलती हो गई, चूक हो गई। बिल्कुल, मैं आपकी हर बात का समर्थन करता हूं, और हम वंदे मातरम कहते हैं, कहते थे और कहते रहेंगे। जब आज हमने उनको प्रशासनिक जांच के आदेश दिए, तब मेरे कांग्रेस के भाई सामने आ गए कि अब सजा होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि अब वो लाल सलाम नहीं पढ़ रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या कि वो JNU का समर्थन नहीं कर रहे थे, पढ़ रहे थे समर्थन को? उस दिन ये कहां थे? उस दिन उन्होंने कोई आवाज उठाई थी क्या? देर और सबेर की बात नहीं है। मैंने आपको कहा था कि जैसे कि डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी ने कहा कि एक नियम है, एक इसमें पहले नोटिस देना, संज्ञान लेना, नोटिस देने लायक विषय है कि नहीं, उसकी जानकारी लेना और उसके बाद नोटिस देना। इस प्रक्रिया में जो समय लगा वही समय लगा है। मेरे भाई जो कहते हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में सरकार बेलगाम है, मैं कहता हूं कि लगाम हम ही लगा रहे हैं और हम ही बेलगाम हो गए। इन्होंने कौन सी लगाम लगाई? कहने के लिए कुछ भी कह देते हैं। आज के पहले मैं पूछता हूं, आज के दिन के पहले जब डॉक्टर रमन सिंह जी ने जीरो ये कह रहे थे, मैं चुप था, अब मैं कह रहा हूं तो इनको चुप रहना चाहिए। ये ठीक है सर, आप चुप रहिए ना, विपक्ष चुप है। दरअसल जरूरत जैसे अधिकारियों को चुप करने की है। ये आंतरिक व्यवस्था के लिए खतरा बन रहा है और उम्मीद की जाती है कि अब जो नोटिस दिया गया उसके बाद कम से कम कार्रवाई तय करने में इतनी देर नहीं लगेगी। आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े और इस खास मुद्दे पर अपनी राय रखी और ये आश्वासन दिया कि कम से कम अब इस तरीके की जो हरकतें हैं वो छत्तीसगढ़ में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों को। फिलहाल आपकी आवाज में इतना ही, लेकिन यहाँ पर यही सवाल उठता है कि आखिर प्रक्रियाओं में इतनी देर हुई तो हुई, तो क्या अब एक ऐसी कार्रवाई देखने को मिलेगी जिसके बाद एलेक्स पॉल मेनन जैसे अधिकारी ऐसा करने में डरेंगे? इस खास पेशकश में इतना है।